हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र पूनिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नई पहल जिसमें आपका सहयोग और सुझाव अति आवश्यक है। आज हम चर्चा करेंगे एक करंट टॉपिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में चर्चा करेंगे। इसका जो फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यह टॉपिक देश के हर नागरिक के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा से हर व्यक्ति का लेना देना पड़ता है। 34 साल बाद भारत की एजुकेशन व्यवस्था में 34 साल के बाद में एक बड़ा रिफॉर्म किया गया है, जो कि के कस्तूरी रंजन, जो कि हमारे देश के एक टॉप साइंटिस्ट हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी और उस कमेटी के द्वारा बनाए गए ड्राफ्ट के ऊपर ही क्या है, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तैयार की गई है। तो आज के हम इस टॉपिक के अंदर ये सबसे पहले गवर्नमेंट के द्वारा या जो पॉलिसी के अंदर जो पॉजिटिव पॉइंट हैं वो लिखे गए उनके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद में इसमें क्या सुधार हो सकता था इसकी आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे। तो शुरू करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुख्य बिंदु। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुख्य बिंदु, सबसे पहले जो MHRD, जो हम बोलते हैं HRD मिनिस्ट्री है, उसका नाम क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने तर्क ये दिया कि यहाँ पे क्या माना गया है, मानव को, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन, यानी मानव को क्या माना गया है, यहाँ पे संसाधन माना गया है, जो कि मानवीय मूल्यों का क्या है, मानवीय मूल्यों का क्या है, अपमान है, अपमान है। इस अपमान को मिटाने के लिए ये क्या किया है गवर्नमेंट ने, ये जो नाम है इसमें संशोधन करके क्या नाम रखा है, शिक्षा मंत्रालय रखा है। और शिक्षा मंत्रालय का जो मिनिस्टर होगा उसको क्या कहा जाएगा, शिक्षा मिनिस्टर कहा जाएगा। अभी ये पॉलिसी लागू होने के बाद में MHRD मिनिस्ट्री नहीं होगी। पॉइंट एक क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हायर एजुकेशन से संबंधित। हायर एजुकेशन के अंदर जो BA है वो, यानी कि BA और BSc, BA एंड BSc, ये क्या है, पहले क्या होता था, अलग अलग स्ट्रीम होती थी, और एक बच्चा अगर जो BA में एडमिशन लिया है तो अगर वो BSc में जाना चाहता है, पहले तो उसका क्या होना चाहिए, +2 लेवल का जो बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, साइंस का होना चाहिए, तभी जा सकता है वो। दूसरा क्या होता है, अगर वो जाता है तो ये जो पढ़ाई है वो क्या होती थी, कैंसिल होती थी। लेकिन इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये फायदा है कि कोई भी बच्चा अगर 1 साल के लिए BA के प्रोग्राम में भाग लेता है तो उसकी 1 साल भी खराब नहीं जाएगी। उसके लिए उसको क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर ये 2 साल के लिए इसको करेगा तो इसको क्या मिलेगा, एक डिप्लोमा मिलेगा। अगर 3 साल के लिए करेगा तो एक डिग्री मिलेगी, और वो 4 साल के लिए करेगा तो रिसर्च डिग्री मिलेगी। अगर कोई भी बच्चा 1 साल अगर BA प्रोग्राम करने के बाद में BSc स्ट्रीम में जाना चाहता है या साइंस साइड से जाना चाहता है तो वो जाने के लिए क्या है, स्वायत्त है, यानी ऑटोनोमस है, वो जा सकता है। और उसका ये 1 साल भी खराब नहीं होगा, क्योंकि उसको पहले से ही क्या दिया है, उसकी योग्यता के लिए उसको एक सर्टिफिकेट उसका, यानी कि इसका मतलब यह है कि कोई भी बच्चा किसी भी स्ट्रीम के अंदर और एक साथ भी BA और BSc दोनों प्रोग्राम एक साथ भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन के अंदर, स्कूल एजुकेशन में जैसे कि पहले होता था 11th एंड 12th के अंदर क्या होते थे, जो सब्जेक्ट होते थे वो साइंस और आर्ट में बढ़ जाते थे, साइंस और आर्ट में बढ़ जाते थे। ये पॉलिसी लागू होने के बाद में इनके जो बीच का अंतर है वो क्या कर दिया जाएगा, कम किया जाएगा। एक ही बच्चा दोनों स्ट्रीम के अंदर अध्ययन
कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हायर एजुकेशन से संबंधित है, यानी पूरे देश के अंदर हायर एजुकेशन का एक ही रूल और रेगुलेशन होगा। पूरे देश के अंदर हायर एजुकेशन का जो रूल एंड रेगुलेशन क्या होंगे, जो बॉडी होगी, रेगुलेटरी बॉडी होगी, वो क्या होगी, एक होगी। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइवेट स्कूल के ऊपर क्या लगाया जाएगा, कैप लगाया जाएगा, जिससे उनकी जो फीस वर्दी है, प्राइवेट स्कूल की जो फीस है उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, कैप लगाएगा। वो अपनी मनमानी मर्जी से क्या कर सकते हैं, फीस की वर्दी नहीं कर सकते हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा जो आधुनिक यूएसए की तर्ज पे होगा, जहां पे रिसर्च प्रोग्रामों को क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट है वर्चुअल लैब, यानी देश के अंदर क्या किया जाएगा, वर्चुअल लैब स्थापित की जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बल दिया जाएगा और डिजिटल एजुकेशन पे बल दिया जाएगा। यानी जो वर्चुअल लैब है उसे छात्रों को क्या होगा, एक साथ प्रायोगिक या प्रैक्टिकल, इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो प्रैक्टिकल जो है वो वर्चुअल तौर पे क्या कर दिया जाएगा, उनको दिखा दिया जाएगा, जिससे छात्रों के जो सीखने की क्षमता क्या होगी, वो विकसित होगी। ये भी नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, स्कूल एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट भी स्कूल एजुकेशन से संबंधित है। इसमें क्या किया गया है, पहले स्कूल एजुकेशन 10+2 ये स्टैंडर्ड होता था, लेकिन आज इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो स्कूल का जो स्टैंडर्ड 5+3+3+4 होगा। इसमें बच्चा कक्षा 5 तक क्या करेगा, अपनी क्षेत्रीय भाषा, अपनी मदर लैंग्वेज और अपनी होम लैंग्वेज के अंदर क्या करेगा, अध्ययन करेगा। ये बात लिखा गया, और कम से कम 2 लैंग्वेज तो उसकी क्षेत्रीय लैंग्वेज ही होंगी, ये बात बोली गई है। और कक्षा 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर बल दिया जाएगा। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब होता है व्यावसायिक शिक्षा, हिंदी में इसको बोलते हैं व्यावसायिक शिक्षा। यानी कि 6ठी क्लास से लेके 8वीं क्लास तक के बच्चों को क्या है, व्यावसायिक शिक्षा पे बल दिया जाएगा। कम से कम उनके 10 दिन, महीने में 10 डेज उसके क्या होंगे, बैग फ्री होंगे। यानी कि 10 दिन के लिए बच्चों के कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को बैग ले जाने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेंगे, बिना बैग जाएंगे और हमारे जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो व्यावसायिक शिक्षा है, उसको ग्रहण करेंगे। व्यावसायिक शिक्षा के लिए कम्युनिटी से, जो हमारी जो सोसाइटी है, उससे क्या करेंगे, जो जैसे कारपेंटर, लोहार, सुनार, किसी भी प्रकार के जैसे छोटे छोटे धंधे कुछ भी सोच लें, लोहार, कुम्हार, क्या बोलते हैं, बढ़ई, कुछ किसी भी तरीके का जो वोकेशनल जो ट्रेनिंग में शामिल हो सकता है, वो क्या होंगे, इनको बच्चों को शिक्षित करने के लिए और स्किल्ड, उनकी स्किल को मजबूत करने के लिए क्या होंगे, आएंगे। इसके बाद में ये जो लास्ट वाले जो 4 साल है, 9 से लेके 12 तक, 9 से लेके 12 तक बच्चे क्या है, इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी अलग अलग स्ट्रीम के अंदर, यानी कि आर्ट और साइंस एक साथ बच्चे एजुकेशन ग्रहण कर पाएंगे। और एक संस्कृत भाषा के ऊपर भी इसमें हल्का सा बल दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी के अंदर एक पॉइंट और है, जैसे कि जो इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, बच्चों का जो मूल्यांकन होगा वो किस तरीके से होगा। पहले जो मूल्यांकन होता था
वो क्या होता था, टीचर के द्वारा होता था। अभी उसके अंदर मूल्यांकन में बदलाव कर दिया, टीचर, सेल्फ और क्लासमेट। ये तीनों टाइप का क्या होगा, मूल्यांकन होगा। हर बच्चे का टीचर मूल्यांकन करेगा, वो बच्चा सेल्फ अपना मूल्यांकन करेगा कि मैंने क्या सीखा है, और उसके क्लासमेट भी क्या करेंगे, म्यूचुअल असेसमेंट। ये मैं जिस पृष्ठभूमि में हूँ यहाँ पे पहले भी इस टाइप के फौज के अंदर म्यूचुअल असेसमेंट नाम का एक टेस्ट होता था, जिसमें हम क्या करते हैं, आपस में जो सोल्जर होते हैं, यहाँ पे जो एजुकेशन पाने वाले जो शिक्षार्थी होंगे, वो क्या करेंगे, बच्चों की आपस में क्या भरेंगे, म्यूचुअल असेसमेंट भरेंगे, जिससे उनका मूल्यांकन हो सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अगर आज के समय पे जैसे कि आपको पता है कि टीचर की काफ़ी कमी है, तो टीचर की कमी को पूरा करने के लिए इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कम्युनिटी टीचिंग पे बल दिया गया है। कम्युनिटी टीचिंग का मतलब है जो कम्युनिटी के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो शिक्षा को क्या करें, दान करें, और बच्चों को क्या करें, शिक्षित करें, या जिसके अंदर कोई वोकेशनल स्किल्ड होता है। वोकेशनल स्किल्ड का मतलब आपको मैं बता चुका हूँ, व्यावसायिक, वोकेशनल जो स्किल्ड होता है उसके बारे में भी क्या कर सकते हैं, वो अपना ज्ञान दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टीचर के बारे में हम एक साथ ही कंक्लूड कर लेते हैं। टीचरों के लिए और क्या क्या है, 2022 तक सभी देश के जो टीचर हैं उनके लिए क्या किया जाएगा, एक कॉमन प्रोग्राम बनाया जाएगा। कॉमन प्रोग्राम बनाया जाएगा। और 2030 तक जो बीएड होगी वो 4 साल की होगी। इस टाइप के टीचरों के अंदर भी क्या किया, कुछ सुधार करने की कोशिश किया। जो टीचिंग का जो हमारे पास में जो कमी है टीचरों की, उसको पूरा करने का उपचार, और साथ में जो टीचरों की जो परफॉर्मेंस है उसको सुधारने के लिए भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देश की जीडीपी का 6%, देश की जीडीपी का 6% जो पैसा क्या होगा, एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा, जिससे भारत एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनेगा। यानी बोलने का मतलब यह है कि जो एजुकेशन के अंदर आज के समय पर लगभग 3% पैसा खर्च होता है जीडीपी का, तो उसको 6% किया जाएगा, जिससे जो भारत एक विकासशील देश को उसको क्या किया जाएगा, विकसित देश किया जाएगा। ये बात जो आज के आर्टिकल में, जो इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में अमिताभ कांत जो सीईओ ऑफ नीति आयोग, उनके द्वारा भी लिखी हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, देश के जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं या हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन के अंदर दुनिया की 100 टॉप 100 यूनिवर्सिटी को क्या किया जाएगा, भारत के अंदर अपना यूनिवर्सिटी खोलने का और शिक्षा के अंदर सहयोग के लिए क्या किया जाएगा, उनके दरवाजे खोल दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद में जो यूजीसी है, अभी देश के अंदर एक हायर एजुकेशन के लिए एक संस्थान बने, एक अलग से वो बनेगा, हायर एजुकेशन काउंसिल्स ऑफ इंडिया। यानी कि देश को जो हायर एजुकेशन के लिए एक ही काउंसिल बनेगी, जो हायर एजुकेशन काउंसिल्स ऑफ इंडिया होगी। इसके अंदर जो यूजीसी नेट है, यूजीसी प्लस AICTE और NCTE, ये सब क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। अभी हम कुछ ऐसे पॉइंटों के ऊपर चर्चा करेंगे कि इस पॉलिसी की क्या क्या क्रिटिसिज्म किया जा रहा है या क्या क्या आलोचनाएं
पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा की जा रही हैं, या हम इनके अंदर क्या क्या क्रिटिसिज्म ढूंढ सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट क्रिटिसिज्म में, नंबर 1 पॉइंट पे हम ले सकते हैं भाषा। जो कक्षा 5 तक जो भाषा का जो लेवल दिया है कि जो लोकल लैंग्वेज प्लस मदर लैंग्वेज प्लस रीजनल लैंग्वेज, इससे क्या होगा, बच्चे को जो इंग्लिश और जो आधुनिक शिक्षा वो क्या हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। और लोकल लैंग्वेज देश के अंदर काफ़ी, हमारी जो संस्कृति वो क्या है, काफ़ी डिफरेंट है। जैसे केरल का बच्चा मलयालम में पढ़ेगा, कर्नाटक का बच्चा कन्नड़ में पढ़ेगा, तमिलनाडु का बच्चा तमिल में पढ़ेगा, और आंध्र प्रदेश का बच्चा किस में पढ़ेगा, तेलुगु में पढ़ेगा, और राजस्थान का बच्चा राजस्थानी में पढ़ेगा। तो इनको ऊपर ले जाके आप एक प्रकार का शिक्षा मॉडल किस प्रकार से ला पाओगे। जैसा कि बताया गया है, पूरे देश के लिए क्या होगा, एक शिक्षा मॉडल होगा। कॉमन शिक्षा मॉडल जो बोला गया है, इस बात पे क्या होता है, दूराभास है। आप भी सोच सकते हैं कि इसके ऊपर क्या होगा, आगे जाके दूराभास हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा क्या है, ये जो प्लान है इसमें क्या होता है, इंग्लिश को बिल्कुल वेटेज नहीं दिया गया है। और आज जो भारत, चाइना हो गया, इजराइल हो गया, इन देशों से अगर कहीं भी एज लेता है, यानी कि आगे रहता है, तो वो क्या है, इंग्लिश के मामले में रहता है, क्योंकि भारतीयों का जो इंग्लिश का लेवल है वो क्या है, अच्छा है। इसी की वजह से भारत को रेमिटेंस भी क्या मिलता है, रेमिटेंस जो बाहर से जो पैसा आता है वो भी क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। और भारत के जो डॉक्टर, साइंटिस्ट वो क्या करते हैं, बाहर जाके ज़्यादा सफल होते हैं, और भारत को भी इससे काफ़ी फायदा होता है। लेकिन इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्या होगा, इस चीज़ को झटका लग सकता है। दूसरा, अगला क्रिटिसिज्म इसमें किया गया है कि ये क्या है, एंटी डेमोक्रेटिक है। ये एंटी डेमोक्रेटिक, ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो एजुकेशन है वो कौन से सूची का विषय है। जैसे भारत के संविधान में 3 सूचियां हैं, तो जो एजुकेशन है वो क्या है, समवर्ती सूची का, समवर्ती सूची का क्या है, विषय है, कंकरेंट लिस्ट। तो समवर्ती सूची के ऊपर अगर कोई भी कानून बनाना है, कोई भी पॉलिसी लानी है, तो राज्यों की जो सहमति होती है, राज्यों से पूछना क्या होता है, अनिवार्य, या राज्यों से पूछना चाहिए था, वो नहीं पूछा गया है। इसलिए क्या है, ये एंटी डेमोक्रेटिक है, यानी कि डेमोक्रेसी के क्या है, ये खिलाफ है। ये CPIM जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, उसके द्वारा ये आलोचना की गई है। उसके बाद में क्या है, अगला जो क्रिटिसिज्म इस पॉलिसी का हो रहा है वो हो रहा है सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसका मतलब यह है कि जो भारत की जो शिक्षा है उसका क्या हो जाएगा, केंद्रीकरण हो जाएगा। उससे क्या होगा, यानी कि देश की जो राष्ट्रीय एकता के लिए ये तो पॉइंट ठीक है, लेकिन जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में कुछ स्टेट क्या होंगे, फायदा मिलेगा, और कुछ स्टेट को फायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्या होता है, इस लेवल पे भी क्या हो रहा है, इस पॉलिसी का क्रिटिसिज्म हो रहा है। उसके बाद में एक मनीष सिसोदिया साहब के द्वारा एक पॉइंट बताया गया था, जो कि इस पॉलिसी के बारे में हाईली रेगुलेटेड पुअर फंडेड, हाईली रेगुलेटेड एंड पुअर फंडेड, यानी मनीष सिसोदिया साहब के द्वारा इस टाइप का क्रिटिसिज्म किया गया। इसको आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, इसका जो नियमन है वो क्या है, ज़्यादा है, और इसके पास में फंड क्या है, फंड की कमी है। हाँ, नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म इसका हो रहा है वो है कि एक देश के अंदर एक शिक्षा कैसे हो पाएगी। जब आप प्री लेवल पे अलग अलग शिक्षा दे रहे हो, तो एक देश एक मॉडल, जो आप बात कर रहे हो एक देश एक मॉडल की, वो किस प्रकार से संभव होगा, ये भी क्या करना है, आलोचना करने वाले लोग क्या कर रहे हैं, एक आलोचना कर रहे हैं।
ओके नेक्स्ट, एक आलोचना मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं, क्योंकि जो सोचता है वही क्या कर सकता है, आलोचना कर सकता है। तो आलोचना हम इस प्रकार से कर सकते हैं, बच्चों के पास में मैच्योरिटी का अभाव होता है। बच्चे क्या होते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रीम या उनको ज़्यादा स्वायत्तता या विषय के चुनाव के बारे में ज़्यादा स्वायत्तता देने से उनका मन क्या होता है, चंचल होता है। उससे वो अलग अलग स्ट्रीम में भटक सकते हैं और उनका जो एजुकेशन का जो स्तर है वो क्या हो सकता है, आज के हिसाब से गड़बड़ा सकता है। क्योंकि बच्चा क्या करेगा, कुछ समय बाद में हर विषय से क्या होता है, एक समय पे झुंझलाहट होती है। उस झुंझलाहट के अंदर बच्चा क्या कर सकता है, दूसरे स्ट्रीम को चुनेगा, फिर उस स्ट्रीम में झुंझलाहट होगी तो दूसरे स्ट्रीम को चुनेगा। इस टाइप की कंडीशन होने से बच्चा क्या है, ऐसी कंडीशन में जा सकता है जो आज वैसे भी हम देख रहे हैं कि देश के अंदर सुसाइड के केस क्या कर रहे हैं, काफ़ी सुसाइड के केस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो इससे हो सकता है कि बच्चों के ऊपर एक मानसिक दबाव बन जाए। और इस एजुकेशन पॉलिसी के जो मुख्य बिंदु है वो मैंने पूरे कवर कर दिए हैं। इसके अंदर अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।